नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायरी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास जी ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया, है ना। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास जी ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी तथा राजेंद्र प्रसाद जी न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन ने अनेक सफलताएं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया गया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए थे, 1915 में आए थे, है ना, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद के सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज जी ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922, ठीक है ना। लेकिन SCERT के किताब में आपका जो चौरी चौरा कांड है तो वहाँ पर आपका 5 फरवरी 1922 मेंशन है, ठीक है ना। तो अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर 4 फरवरी की जगह पर ऑप्शन में 5 फरवरी होगा और आपका ऑप्शन 5 फरवरी वाला ही क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में नहीं है, 5 फरवरी नहीं है ना, तो आपका 3 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी दिया गया है। ऑप्शन ई भी होगा आपका, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक, है ना। तो बिहार में जो भी BPSC एग्ज़ाम लेती है तो 5 ऑप्शन रहता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 4 फरवरी की जगह पर 5 फरवरी वाला आंसर को टिक करना सही मानेंगे, ठीक है। लेकिन 4 फरवरी ही जो वेबसाइट है ना, तो वहाँ पर 4 फरवरी ही दिया गया है, लेकिन SCERT की किताब में आपका 5 फरवरी है, बता दिए, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इस तिथि को तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों की एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर बालाकृष्ण शिवरमन मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस बोले तो वर्तमान में वाराणसी में वर्ष 1921 ईस्वी में स्थापित हुआ। उसके बाद गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में स्थापित हुआ तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में स्थापित हुआ, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया स्थापित हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसी के कुलपति बने रहे। कौन? मदन मोहन मालवीय जी। चलिए इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है सारे को कंप्लीट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था बताइए? तो CR दास जी ने प्रस्तावित किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास जी ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास जी ने प्रस्तावित किया था। 2 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू किया था। 1920 में वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है ना। 3 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था बताइए? तो 1920 में प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था आपका? 1920 में प्रारंभ किया था। 4 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था। 5 नंबर प्रश्न, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दो अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था।
खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरी बात था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता, है ना। 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? कारण नहीं था तो आपका आंसर हो जाएगा नमक कानून। ये तो बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही स्टार्ट होता है, दांडी यात्रा से, है ना। तो ये आपका खिलाफत का प्रश्न सही है। पंजाब का अत्याचार, पंजाब में अत्याचार, ये भी सही है। रोलेक्ट एक्ट, ये भी आपका सही है। नमक कानून ये गलत है। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो उसके अध्यक्ष थे आपका लाला लाजपत राय जी। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। 8 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो आपका 1920 में प्रारंभ किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी तथा राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे, है ना। एक वर्ष में 9 नंबर प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 10 नंबर प्रश्न, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया था। 11 नंबर प्रश्न, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? गलत वाला को आपको क्या करना है? चुनना है। तो पहला है आपका, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक रही थी, है ना, 20 से 22 तक थी, ये तो सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी कथन आपका क्या है? सही है, ये भी ऑप्शन सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये ऑप्शन डी आपका क्या है? गलत है ना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया, ठीक है ना। तो आपका ये जो 4 फरवरी है ना, SCRT के अकॉर्डिंग चलिएगा, बिहार का जो बुक है उसमें आपका 5 फरवरी दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर बिहार का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न पर चलिए। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को आपको क्या करना है? चुनना है।
तो पहला है, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। तो ये तो कथन गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। ये भी आपका क्या है, गलत है। 2 नंबर कथन भी क्या है आपका, गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये आपका 3 नंबर कथन सही है। 1 नंबर और 2 नंबर कथन आपका गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन ए की तरफ बढ़ेंगे। 1 और 2 आपका क्या है, कथन गलत है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनावों में मद्रास के जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 14 नंबर प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का आपका नाम क्या था? उस प्रदेश का आपका नाम था बिहार था। क्या था? बिहार था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। अतः बिहार एवं ओडिशा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे, है ना। 15 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से जो संबंधित है उसको सही वाले कथन को चुनना है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। ये तो कथन सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी कथन सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, तो ये भी आपका कथन क्या है, सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये कथन आपका गलत है। इस प्रकार से 1, 2, 3 कथन सही है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही थी कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई थी। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई थी। 16 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कौन सा उपाधि दिया था अंग्रेज महात्मा गांधी जी को? तो कैसर-ए-हिंद का उपाधि दिया था। कैसर-ए-हिंद का उपाधि दिया था। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया था।
जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया तथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? बताइए। तो चित्तरंजन दास जी ने छोड़ दी थी। चित्तरंजन दास जी ने छोड़ दी थी, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, है ना, और मोतीलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला कथन को आपको क्या करना है? चुनना है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये कथन आपका गलत है ना। ये कथन आपका क्या है? गलत है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, सही बात है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सिर्फ एक नंबर क्या है? एक कथन क्या है आपका? गलत है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक जी। समर्थन तो किया था लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन का प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। 20 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए। किस जगह से सक्रिय थे? वो छपरा से सक्रिय थे, बिहार, है ना। छपरा सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन जी। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वो छपरा से सक्रिय थे। 20 का ये हो जाएगा। छपरा से सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन। 1893 से 1963 इनका जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1963 में। आजमगढ़ के थे राहुल सांकृत्यायन, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? तो आपका 5, अगर SCERT के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो 5 फरवरी 1922। अगर जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपका 4 फरवरी 1922 दिया गया है, लेकिन देख लीजिए यूपी वाला जो भी एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें आपका 4 फरवरी मान्य है, ठीक है। लेकिन बिहार वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 फरवरी दिया गया है कि नहीं। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इसी तिथि को तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों की एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। 22 नंबर प्रश्न, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो आपका गोरखपुर जनपद में स्थित। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर जनपद में स्थित है।
24 नंबर प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, सब जगह चौरी चौरा कांड का आपका 4 फरवरी दिया गया। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्यों कर दिया था बताइए? तो कर दिए थे, ये चौरी चौरा हिंसा भड़क उठी थी, इस कारण वे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। 26 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? सबको पता है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा हिंसा का। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो आपका चौरा चौरी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आरंभ किया गया था। 29 नंबर प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो आपका चौरा चौरी कांड के, चौरा चौरी कांड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ नहीं दिया गया, चलिए विश्लेषण देख लेते हैं इसका। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसा भूल स्वीकार किया था। ठीक है, ऐसे तो चौरी चौरा होना चाहिए। इसको आप देख के कमेंट कीजिएगा तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो आपका बारदोली में थे। कहाँ पर थे? बारदोली में थे, है ना। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 30 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में समाप्त हुआ था। 32 नंबर प्रश्न, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए। तो डॉक्टर मुंजे ने, है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण
इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण बालाकृष्ण शिवरमन मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सही क्रम इंगित करना है आपको। ठीक है, तो देखना है कौन सा कूट को। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था। बताइए कथन आपका क्या है? सही है? हाँ सही है। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया था, ये भी कथन सही है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया था, ये भी सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 आपका सही है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था तथा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दे दी, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। स्वामी विद्यानंद जी द्वारा किया गया था। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राजा दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। 35 नंबर प्रश्न, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बताइए, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। प्रश्नगत विकल्पों में असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी गई। इनके भाई महेंद्र प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया गया। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से आपको बताना है। ठीक है, तो पहले बताना है कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। 36 नंबर प्रश्न, तो सबसे पहले आपका चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव, उसके बाद आपका बारदोली प्रस्ताव, है ना। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, तो 1 3 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922, SCRT के अकॉर्डिंग 5 फरवरी 1922। बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922, बारदोली प्रस्ताव आपका 12 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922। बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। 37 नंबर प्रश्न, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, है ना। पुनरावृत्ति का कारण क्या था बताइए? तो ये तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन। हरदयाल और लाला लाजपत राय जी ने नेताओं को बढ़ा, ये नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन सही हो जाएगा। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का
मोहभंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी संतुष्ट थे, है ना। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह के अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसी कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। 38 नंबर प्रश्न पर चलिए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? निष्ठुर बर्बादी है तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था पत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया था, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। 39 नंबर प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर का विरोध किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो आपका काशी विद्यापीठ सही है, गुजरात विद्यापीठ ये भी आपका सही है ना, और एक और था आपका जामिया मिलिया है ना। तो आपका तीनों सही है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 आपका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था, जो बाद में दिल्ली में ले जाया गया स्थापित हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। 41 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? किसने किसानों की अगुवाई की थी बताइए? तो स्वामी विद्यानंद जी ने। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी, मजहरूल हक जी, हसन इमाम जी, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया था, परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। 42 नंबर प्रश्न, 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था बताइए? तो हिंदू मुस्लिम एकता है ना। मुख्य प्रतिफल क्या था आपका? हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। 43 नंबर प्रश्न, ईवी रामास्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ना। तो इसको आपको चुनना है, कौन सा कथन आपका सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, सही है। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है ना। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना। किसके तरफ बढ़ेंगे हम लोग? ऑप्शन ए की तरफ। ईवी रामास्वामी नायर जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था क्योंकि उनका
मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की अपेक्षा की है। केरल में वाइकोम ट्रावणकोर, है ना, केरल में वाइकोम नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर, है ना, पेरियार बोले तो नायकर, रामास्वामी नायकर या पेरियार, के पी केशव मेनन, उसके बाद टी के माधवन तथा के केल्पन ने भाग लिया था। 44 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? कौन ऐसा है ऑप्शन जिसका सही मिलान नहीं है? तो चलिए देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सही बात। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसका स्थापना होता है, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन, यह बात सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये भी सही है। 1930 असहयोग आंदोलन, एकदम गलत। आपका असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है ना, तो ये गलत है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अन्य तीनों युग्म आपका सुमेलित। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ना, सही वाला को आपको क्या करना है, चुनना है। तो 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गलत है। लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था, है ना, ये गलत। 1930 में राजगुरु जी को फांसी, ये तो सही है। 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ नहीं, 1920 में प्रारंभ हुआ था। और 1920 में रॉलेट सत्याग्रह नहीं, ये आपका 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन बी सही है आपका। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। और 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न पर बढ़िए। कथन और कारण दिया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया, एकदम बात सही। इस स्थगन का CR दास जी एवं मोतीलाल नेहरू जी द्वारा विरोध किया गया था, है ना। तो आपका ये दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन का कारण जो असर्शन और रीजन दिया गया है ना, रीजन इसका सही व्याख्या नहीं करता है ना, लेकिन दोनों सही है। तो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। महात्मा गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चौरी चौरा का हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। 47 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो जमुना दास ठाकुर दास, गलत। जमुना दास द्वारका दास रहता तब सही होता। जयराम दास, दौलत राम, मणिक लाल वर्मा, गलत। कोई नहीं होगा इसमें से, ठीक है ना। पुरुषोत्तम स्टार है ना। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जमुना दास द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़ आदि उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने
अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये गलत मान लिया है ना संशोधित आंसर में। तो इस प्रकार से आप ये याद रखिए, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवार आदि उद्योगपति ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, पहले चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है सारे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू जी तथा सी.आर. दास जी ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू जी तथा सी.आर. दास जी ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने का योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास जी इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी.आर. दास जी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे तथा एन.सी. केलकर जी स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल, है ना, 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय जी तथा मोतीलाल नेहरू जी ने लिया था और मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका खत्म हुआ। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ये कथन आपका क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरी बात क्या है आपका, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था, ये बात भी आपका सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये कथन क्या है आपका गलत है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी गलत है। तो 1 नंबर और 2 नंबर कथन आपका क्या है, सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर गांधी जी की
गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास जी ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास जी ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था तथा वर्ष 1927 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी आर दास जी इस दौरान कांग्रेस के क्या थे, वो अध्यक्ष थे। सी आर दास जी इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सी आर दास जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू सी आर दास जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का क्या करना था, उच्छेदन करना था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका सी आर दास जी। 3 नंबर प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था 1923 में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। सी आर दास जी इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया था, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। 4 नंबर प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी? किसकी असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। 5 नंबर प्रश्न, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? किसने संस्थापित किया था? बताइए। तो सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने संस्थापित किया था। 6 नंबर प्रश्न, 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए। सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की? बताइए। तो चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? कौन संबंधित थे बताइए। तो आपका सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। 2 नंबर और क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू जी। तो 2 नंबर और 4 नंबर कथन आपका सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास जी द्वारा 1927 में गठित पार्टी का नाम था, क्या नाम था? बताइए। तो इसका नाम था स्वराज पार्टी नाम था। 10 नंबर प्रश्न, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? बताइए। कौन दल में नहीं था? तो श्रीनिवास अयंगर जी थे, चित्तरंजन दास जी भी थे और आपका विट्ठल भाई पटेल जी भी थे और आपका सी राजगोपालाचारी जी नहीं थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये नहीं थे। सी राजगोपालाचारी जी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास जी तथा मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर जनवरी 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। श्रीनिवास अयंगर जी ये आपका मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे तथा एनसी केलकर जी स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन
एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे बताइए? तो मोतीलाल नेहरू जी संबंधित थे, सी आर दास जी भी संबंधित थे, एनसी केलकर जी भी संबंधित थे और राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित नहीं थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1927 में सी आर दास जी तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। एनसी केलकर जी भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वराज पार्टी से संबंधित समर्थक नहीं थे, है ना। 12 नंबर प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था बताइए? तो श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था, श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, बोले तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1927 में सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है और सी आर दास जी इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह जी बनाए गए थे। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम को चुनना है आपको। सही कालक्रम को क्या करना है आपको? चुनना। तो इसमें है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था आपका? 1916 में। उसके बाद स्वराज, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में, है ना, 13 अप्रैल 1919 को। और आपका बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को और स्वराज दल की स्थापना होती है आपका 1923 में, ठीक है। तो 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका लखनऊ समझौता होता है आपका 1916 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1920 में 1 अगस्त 1920 को और स्वराज दल की स्थापना हुई थी आपका 1923 में, ठीक है। अगला 14 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने समर्थन किया था तो बताइए? तो एम ए जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं, एम ए जिन्ना ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? एम ए जिन्ना ने किया था। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 104 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई और मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय जी आदि शामिल थे। पंद्रह नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है बताइए? तो चित्तरंजन दास जी देश बंधु के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास जी इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष जी का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना की थी। 16 नंबर प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। किसने घोषणा की थी बताइए? तो सी आर दास जी ने की थी। किसने की थी? सी आर दास जी ने की थी। देश बंधु चित्तरंजन दास जी, सी आर दास जी ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 17 नंबर प्रश्न, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई गर्मपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था।
मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया था तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। 18 नंबर प्रश्न, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष बोले तो सपड़ू, जयकर, चिंतामणि है ना, अवशेष टूट गए, जिन्होंने किसका गठन किया था बताइए? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, वर्ष 1919 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना की थी। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए आप। ठीक है, लाला हरदयाल गलत, मदन मोहन मालवीय जी ये सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ये भी गलत है, मोतीलाल नेहरू जी। मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू जी ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा पर जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका कथन 2 और कथन 4 आपका क्या है सही? 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय जी तथा मोतीलाल नेहरू जी ने लिया था। मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू जी ने CR दास जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 में। 20 नंबर प्रश्न, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? बताइए कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल थे, है ना, विट्ठल भाई जे पटेल थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। 22 नंबर प्रश्न, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। ये चैप्टर खत्म हुआ। साइमन कमीशन 1927 से संबंधित जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई थी।
जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया था एवं विरोध किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ, है ना। और कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था आपका 1865 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1928 में, है ना। लाला लाजपत राय जी पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था, है कि नहीं। तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, कब 1928 में, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचक क्षेत्रों का प्रावधान प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया का गठन जवाहरलाल नेहरू जी तथा सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर किया था। इस लीग का आपका उद्देश्य डोमिनियन स्टेट के आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु दो वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया एवं विरोध किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा था साइमन कमीशन? बंबई पहुंचा था। दो नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीयों में क्या हुआ था?
भारतीय लोग जन आंदोलन किए थे, है ना, साइमन कमीशन के विरोध में। 3 नंबर प्रश्न, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग आपका 1927 में नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग आपका 1927 में नियुक्त किया गया था। 4 नंबर प्रश्न, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये आपका प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। 5 नंबर प्रश्न, भारतीयों में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था बताइए? तो इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का जो भी सदस्य था सब क्या था? आपका अंग्रेज था, इसलिए बहिष्कार किया गया था। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी दल का कौन था? आपका सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन आपका उदारवादी दल का था। ये सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य था, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। 7 नंबर प्रश्न, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन के सुझावों पर। कुछ कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग, है ना, राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसके इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो कोई सदस्य भारतीय नहीं थे, है ना, कोई सदस्य साइमन कमीशन में जो भी सदस्य था तो वो आपका सब ब्रिटेन का था, है ना, सब अंग्रेज था, इसलिए विरोध प्रदर्शन हुआ था। 8 नंबर प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य कथन ए और कारण दिया गया है और सही वाला को क्या करना है? आपको चुनना है। तो कथन कारण वाला में कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ये तो सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो ये आपका दोनों सही है ना, दोनों सही है आपका। तो और सही व्याख्या भी करता है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है आपका ए का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है ना, सही कूट को आपको क्या करना है? चुनना है। तो उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये तो सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है आपका। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है आपका। तो 1 2 3 4 ये सब सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम को पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो
और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ, है ना, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए थे। 10 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को क्या करना है आपको? चुनना। तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन ए क्या है? सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्नगत विकल्पों में साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संस्तुति की थी। अन्य विकल्पों में कथन साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही नहीं। 11 नंबर प्रश्न पर चलिए। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, ये बात तो सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। ये कथन आपका क्या है? गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक सही है, तो ऑप्शन ए की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष सर जॉन ऑल्सेब्रुक साइमन के नाम पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ने 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तथा दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत का दौरा किया था। अतः स्पष्ट है कि दूसरा कथन आपका असत्य है, ठीक है ना। तो पहली बार आपका 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक तथा दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत का क्या किया था? दौरा किया था। 12 नंबर प्रश्न पर चलिए। लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे, बताइए। तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में वो घायल हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। 13 नंबर प्रश्न, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? बताइए। तो लाला लाजपत राय जी को दी गई थी। लाला लाजपत राय जी का जन्म आपका 1865 में और उनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। लाला लाजपत राय जी पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। 14 नंबर प्रश्न, अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन वाला। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये तो बात सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, ये भी बात आपका सही है। तो आपका कारण अभिकथन का क्या करता है? व्याख्या करता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सत्य है, ए की सही व्याख्या आर करता है, ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा था। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया था। लाहौर में लाला लाजपत राय जी ने
साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, बताइए। M.L. नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, है ना, मोतीलाल नेहरू जी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सैयद अली इमाम और शुएब कुरैशी सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? बताइए किसने की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रातिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया, जो इससे संबंधित नहीं थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? बताइए। तो आपका भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये गलत है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार कथन 1 गलत है और 2 और 3 कथन आपका क्या था? सही था। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो आपका कौन संबंधित थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित थे। आचार्य नरेंद्र देव, ये गलत। जयप्रकाश भी। तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित है। 1 और 2 कथन आपका सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू जी तथा सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 19 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट, है ना, डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। इसका क्या हो जाएगा आंसर? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप से देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए थे। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति कुल मिला के आपका कुल 9 ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसको मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू जी ने ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। मोतीलाल नेहरू जी ही इस रिपोर्ट के क्या थे? लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बोले तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो किस में रखा था बताइए? तो आपका 1929 में रखा था। मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। 21 नंबर प्रश्न, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट, सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। 22 नंबर प्रश्न, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी थे, है ना, डॉक्टर M.A. अंसारी जी थे। तत्कालीन भारत सचिव डॉक्टर बर्केन हेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एक आम सहमति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना था। फलतः मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसके द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। थ्योरेटिकल पोर्शन पर चलते हैं। पहले वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी जी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष C.R. दास जी चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया।
जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट कर दिया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी के डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त कर दी जाती है और शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने किया था। मौलाना हजरत मोहानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हजरत मोहानी जी ने कहा था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता का संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास जी चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान जी ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। 2 नंबर प्रश्न, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी ने। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। 4 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए। तो आपका वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 5 नंबर प्रश्न, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। 6 नंबर प्रश्न, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो आपका पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। पूर्ण स्वराज दिवस
7 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। वर्ष कब पारित किया गया था? आपका 1929 में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? बताइए जल्दी से। 26/1/1930। 26/1 क्या हो जाएगा आपका? 1930, 26 तारीख। उसके बाद जनवरी 1930 में। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 10 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। अगला 12 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उठाया था। 14 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम की थी? तो आपका लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। पंद्रह नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, है ना, तो आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था इसी दिन, ठीक है ना, इसी समय। तो ऑप्शन ए सही है, कथन ए सही है आपका। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाएगा, तो ये गलत है। इस अधिवेशन में राष्ट्रों की मांग और सिद्धांत का से, ये भी गलत है। सिर्फ आपका एक नंबर क्या है? कथन सही है, केवल कथन एक सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। 16 नंबर प्रश्न, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 17 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिवेशन, बताइए, यह अधिवेशन आपका कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था, इसलिए। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में। 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसी में। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा ये भी सही है और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन ये गलत है आपका, ठीक है ना, ये नहीं की गई थी।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं था। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। बाईस नंबर प्रश्न, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है ना, क्या सही नहीं है ना। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी, ये तो सही है। इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने का खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, ये गलत है आपका। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, ये भी सही। तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सही नहीं है, कौन है नहीं सही, आपका 2 नंबर कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1927 में मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी मुख्तार अहमद अंसारी जी ने की थी। इस अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसमें से स्वराज का संविधान, साइमन कमीशन का बहिष्कार और हिंदू मुस्लिम एकता संबंधित प्रस्ताव शामिल था। इसी सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता का संकल्प पेश किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया था और पहली बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों की इच्छा की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1921 में अपनी दिल्ली सत्र में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विदेश नीति प्रस्ताव के बाद चीन, मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अतः केवल आपका 2 गलत है। 23 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। तो ये किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, बी सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यातव्य है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ठीक है, तो आपका वो चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस रिवीजन नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, है ना। खाना पीना रुक जाए थोड़ा देर के लिए, लेकिन रिवीजन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ठीक है।